हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिहाइड्रल ग्रुप या फिर ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज के बारे में। ये स्पेशल टॉपिक है हमारा ग्रुप थ्योरी में। जो स्टूडेंट्स एनबीएचएम या आईआईटी-जेईएम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिहाइड्रल ग्रुप या ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज होता है क्या एक्चुअली? तो किसी भी एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन में उसकी सिमेट्रीज का अगर हम कलेक्शन बनाते और ये जो सिमेट्रीज चाहे हमारे रिफ्लेक्शन से आ रही हैं, रोटेशन से आ रही है या फिर ट्रांसलेशन से आ रही है, और उस कलेक्शन में अगर हम लोग जो कंपोजिशन है या जो बाइनरी ऑपरेशन है वो रोटेशन, ट्रांसलेशन या रिफ्लेक्शन को डाल दे, अंडर दिस बाइनरी जो है ये जो कलेक्शन हमने बनाया है सिमेट्रीज का एक ग्रुप बना देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डिहाइड्रल ग्रुप या फिर ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे डिहाइड्रल ग्रुप और ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज के बारे में। तो सबसे पहले हमें समझ जाना है कि सिमेट्रीज होती क्या है। जैसे किसी एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन में आप उसकी ज्योमेट्री में इस तरीके से चेंज लेके आएंगे ताकि जो है देखने पर ये पता लगे कि उसके शेप में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो हम कहते हैं कि उसमें जो है एक सिमेट्री अकर हो गई है, उसका जो शेप है वो प्रिजर्व रहा। अब ये तो जब आप बाहर से देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये सिमेट्री है क्योंकि आपने चेंज किया, बट उसका शेप जो है वही रहा जो पहले से था। लेकिन अगर आप मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें इसकी तो वो इस तरीके से बनती है कि अगर हम किसी भी रेगुलर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन में इस तरीके से चेंज करें कि उसके हर एक पॉइंट की, उस एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन में जो भी पॉइंट है उस पॉइंट की जो है अपने दो एडजेसेंट वर्टिसेस से रिलेटिव डिस्टेंस जो है चेंज नहीं होती है, वो जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो प्रिजर्व रहेगी। तो इसे हम कहते हैं सिमेट्री जो है अकर हो गई है एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन में। या फिर जैसे आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये दोनों हाथ मेरे साइड्स हैं और लेट्स से जो मेरा हार्ट है वो एक पॉइंट है, तो मैं इस तरीके से मूव करूँगा कि मेरे हार्ट की जो डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस है, वो मेरे दोनों हाथों से चेंज नहीं होती है। हम कहते हैं कि ये क्या है, एक सिमेट्री है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है ये तो 3D में हुआ, लेकिन 2D में जो सिमेट्रीज होती हैं वो डिफरेंट काइंड की होती हैं। तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से, हम देखते हैं कि ट्रायंगल में किस टाइप की सिमेट्रीज हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 साइडेड रेगुलर ज्योमेट्री बनाऊंगा जिसे हम लोग कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सब इसके जो वर्टिसेस हैं वो हैं ए, बी एंड सी। अब जो इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज है वो किस टाइप की होंगी, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज की। रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज के अगर हम देखें, अगर मैं इस वर्टेक्स ए को कैच कर दूं, इस वर्टेक्स से जो है बी और सी के मिड पॉइंट से होकर जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करूं, इस लाइन के अबाउट अगर हम क्या करें, इसको फ्लिप कर दें, तो इसकी ज्योमेट्री में या इसके शेप में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है। तो पहले हमने क्या किया, ए से वर्टेक्स ए से और पॉइंट जो वर्टेक्स बी और सी है इनके मिड पॉइंट से होकर जाने वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की, और इस लाइन के अबाउट हमने इस ट्रायंगल को जो है फ्लिप कर दिया। जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसको हम लोग फ्लिप कर देंगे। तो जैसे हमने इसको फ्लिप किया आप देखोगे हमारे पास ए वर्टेक्स तो अपनी जगह पे रहेगा, बी एंड सी वर्टिसेस जो है आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। सी वर्टेक्स यहाँ पे आ जाएगा और बी वर्टेक्स यहाँ पर चले जाएगा। तो आप देख रहे हैं फिर से हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल या जो हमारा 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है वापस आ रहा है, उसके शेप में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं कि फर्स्ट काइंड की जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है वो हमें मिल गई है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वर्टेक्स बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए और सी को ज्वाइन करने वाले साइड के मिड पॉइंट से होकर जाएगी इस टाइप से, और इस लाइन के अबाउट जो है हम लोग इस ट्रायंगल को फ्लिप करेंगे। तो इस टाइप से हमारे पास एक नई ज्योमेट्री आ जाएगी। हमारे पास बी वर्टेक्स तो अपनी जगह पे रहेगा, ए और सी वर्टिसेस जो है आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास जो है दूसरी सिमेट्री हमें मिल गई है। तो इस तरीके से हमारे पास दूसरी सिमेट्री हमें मिल गई है। नाउ थर्ड हम क्या करेंगे, वर्टेक्स सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए और बी को ज्वाइन करने वाले साइड के मिड पॉइंट से होकर जाए इस टाइप से, और इस लाइन के अबाउट हम लोग इस ट्रायंगल को फ्लिप कर देंगे। तो हमारे पास एक नया ट्रायंगल बनेगा। मैं यहाँ पे उसको बना लेता हूँ।
तो आप देखोगे सी वर्टेक्स तो अपनी जगह पे रहेगा, ए वर्टेक्स और बी वर्टेक्स आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो अगेन आपको जो है 3 साइडेड रेगुलर ज्योमेट्री मिल रही है जिसे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कह रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल के लिए हमारे पास 3 जो है रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज है। अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे और देखेंगे कि कितनी इसमें रोटेशनल सिमेट्रीज भी अगर होती है। तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल था ABC। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करते हैं। हम ऐसा करते हैं, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं BC पर, B से AC पर और C से AB पर। तो जहां पर ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, G पॉइंट। तो आप देख रहे होंगे जो ये GA है, GB और GC है, ये पूरे सर्कुलर एंगल यहाँ पर जो बन रहे हैं 360 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इट मींस 360/3 अगर हम लोग लेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। ये वाला एंगल हमारा होगा 120, ये वाला एंगल भी 120 और ये वाला एंगल का हमारा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब अगर हम लोग इस ट्रायंगल को 120 डिग्री से रोटेट करें काउंटर क्लॉकवाइज तो आप देखोगे इक्विलैटरल ट्रायंगल जो हमारा इस तरीके से वापस बन जाएगा। बस फर्क ये होगा कि जो ए वर्टेक्स है वो बी की जगह पे आ जाएगा, बी जो है सी की जगह पे चले जाएगा और जो सी वर्टेक्स है वो ए की जगह पर आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, 120 डिग्री जो है रोटेट किया अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल को काउंटर क्लॉकवाइज। तो हमारे पास फिर से वही ज्योमेट्री हमें मिल रही है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारे पास हमें एक रोटेशनल सिमेट्री मिल गई है। अब अगेन हम लोग जो ये ट्रायंगल हमारा बना है इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, 120 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो अब हमारे पास फिर से अगेन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा इस टाइप से। बस फर्क ये होगा कि जो ए वर्टेक्स है वो बी की जगह पे चले जाएगा, बी वर्टेक्स सी की जगह पर आ जाएगा और सी वर्टेक्स जो है ए की जगह पर आ जाएगा। तो अगेन हमें क्या मिल रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास एक नई सिमेट्री आ जा रही है। तो जब हमने इनिशियल ट्रायंगल को 120 डिग्री से रोटेट किया था, एक हमारे पास ये बना, फिर हमने 120 डिग्री से रोटेट किया तो दूसरा हमारे पास ये बना। अब अगर हम फिर से इसको रोटेट करें वापस 120 डिग्री से काउंटर क्लॉकवाइज तो अगेन हमारे पास जो हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल था वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें 3 जो है रोटेशनल सिमेट्रीज मिल चुकी हैं। एक तो हमारा जो इनिशियल ट्रायंगल था, दूसरा हमने जब उसको 120 डिग्री रोटेट किया, तीसरा जब हमने अगेन उसको 120 डिग्री जो है रोटेट किया। या हम ये कहें कि इनिशियल ट्रायंगल को जो हमने टोटल 240 डिग्री से रोटेट किया तो तीसरी जो है रोटेशनल सिमेट्री हमें मिली। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारे पास रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज हो चुकी हैं और 3 हमारे पास क्या होते हैं, रोटेशनल सिमेट्रीज होती हैं। तो ये जो है हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी भी सिमेट्रीज थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो है स्क्वायर जो है, जो हमारा 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, उसमें हमारी रिफ्लेक्शन और रोटेशनल सिमेट्रीज क्या क्या है। तो अगर आप देखें स्क्वायर मैंने यहाँ पे बनाया है रेगुलर n साइडेड पॉलीगन, 4 साइडेड पॉलीगन है ये, सपोज A, B एंड C, D। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज के बारे में। रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज क्या होंगी, तो आप देखोगे कि हम लोग ऐसा करते हैं, वर्टेक्स ए को सी से ज्वाइन करते हैं और बी और डी को पहले फ्लिप करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट हमने क्या किया, ए और सी को ज्वाइन किया और इस लाइन के अबाउट हमने इस स्क्वायर को फ्लिप कर दिया तो बी और डी आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, बट जो स्क्वायर का शेप है वो प्रिजर्व रहता है। तो फर्स्ट जो है रिफ्लेक्शन सिमेट्री हमें मिल गई है। दूसरा हम ऐसा करते हैं, बी और डी को ज्वाइन करते हैं और ए और सी को फ्लिप कर देते हैं। तो बी और डी को हमने ज्वाइन किया था और ए और सी आपस में जो है एक्सचेंज हो जाएंगे, ए की जगह सी आ जाएगा और सी की जगह पर ए चले जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो है दूसरी रिफ्लेक्शन सिमेट्री मिल जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, ए और डी के मिड पॉइंट को बी और सी के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और इस लाइन के अबाउट जो है इस पूरे स्क्वायर को फ्लिप करेंगे। मींस ए बी जो है, ए बी जो साइड है वो सी डी साइड के साथ एक्सचेंज हो जाएगी
इस तरीके से हमारे पास नया हमें स्क्वायर मिलेगा। इसमें डी और सी यहाँ आ जाएंगे, ए और बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास थर्ड जो है रिफ्लेक्शन सिमेट्री हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के मिड पॉइंट को सी और डी के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और इस लाइन के अबाउट इस स्क्वायर को फ्लिप कर देंगे। देखेंगे कि जो AD है वो B और C के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे, मीन्स A और D B और C की जगह पे चले जाएंगे और B और C A और D की जगह पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो है चौथा रिफ्लेक्शन है, चौथी रिफ्लेक्शन सिमेट्री हमें मिल जाती है स्क्वायर में। तो स्क्वायर में हमें जो है 4 रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज मिल रही हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि स्क्वायर में रोटेशनल सिमेट्रीज कितनी पॉसिबल हो सकती हैं। हमने ABCD हमारा ये स्क्वायर है, हम सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करेंगे। तो आप देख रहे होंगे जो G पॉइंट है वो इसके डायगोनल के मिड पॉइंट पे लाइज करते हैं स्क्वायर के। तो जो ये AG है, GD है या GC या GB है, ये पूरे सर्कुलर एंगल 360 को जो है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मींस अगर आप 360 को डिवाइड करें 4 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो हम ऐसा करते हैं, इस स्क्वायर ABCD को जो है 90 डिग्री से पहले रोटेट करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। तो आप देखोगे अगर हमने इससे 90 डिग्री रोटेट किया है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारे पास D पॉइंट यहाँ आ जाएगा, A यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, B यहाँ पर और C यहाँ पर। तो अगेन हमें वही स्क्वायर मिल रहा है, मीन्स इसकी जो ज्योमेट्री का शेप है वो प्रिजर्व रहते हैं। तो पहला जो रोटेशनल सिमेट्री है वो हमें मिल गया। दूसरा अगेन हम इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज। तो अगेन हमें वही स्क्वायर फिर से मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है तीसरी रोटेशनल सिमेट्री होगी। अगेन हम इस ज्योमेट्री को 90 डिग्री अगर रोटेट करें काउंटर क्लॉकवाइज तो इस तरीके से एक स्क्वायर हमें मिलेगा। ABCD। तो ये जो है चौथा हमारे पास क्या हो जाएगा, रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी स्क्वायर की। नाउ अगर हम अगेन इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वापस हम लोग इनिशियल स्क्वायर में पहुंच जाएंगे। इट मींस हमारे पास केवल 4 ही रोटेशनल सिमेट्रीज पॉसिबल हैं। तो आपने देखा कि स्क्वायर में हमारे पास 4 रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज हैं और 4 ही हमारे पास रोटेशनल सिमेट्रीज भी पॉसिबल है। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पेंटागन में रिफ्लेक्शन और रोटेशनल सिमेट्रीज क्या क्या पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं एक पेंटागन ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज इसके वर्टिसेस हैं A, B, C, D एंड E। तो हम देखेंगे इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज क्या क्या पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लोग A से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसके अपोजिट साइड CD के मिड पॉइंट से होकर जाएगी। अगर हम इस लाइन के अबाउट जो है इस पेंटागन को फ्लिप करें तो इसकी ज्योमेट्री प्रिजर्व रहेगी। तो एक रिफ्लेक्शन तुम्हारा ये हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे हम लोग B से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो D और E के मिड पॉइंट से होकर जाएगी, तो तब भी हमें एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री मिलेगी। फिर हम C से भी ड्रॉ करेंगे, D से भी ड्रॉ करेंगे और E से भी हम लोग ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास इस तरीके से जो है 5 रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज हमें मिल जाएंगी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेंटागन में जो है रोटेशनल सिमेट्रीज क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैं एक पेंटागन दोबारा बना लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता करना है। तो वो हो जाएगा हमारा
G पॉइंट। तो आप देख रहे होंगे कि ये G पॉइंट जो है स्पेस में इन सारे, तो आप देख रहे होंगे जो ये AG, BG, GC, GD या GE है वो पूरे सर्कुलर एंगल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मीन्स अगर आप 360 को 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 72 डिग्री। तो अगर हम ऐसा करें कि 72 डिग्री से इस पेंटागन को रोटेट करें काउंटर क्लॉकवाइज, तो आपको क्या मिलते रहेंगे, रोटेशनल सिमेट्री इसकी मिलती रहेंगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 5 हमारे पास जो है रोटेशनल सिमेट्रीज पेंटागन की हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से पेंटागन के लिए हमारे पास 5 हमारे पास आ जाएगी रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज, एंड जो 5 हमारे पास क्या आ जाएंगी, रोटेशनल सिमेट्रीज भी आ जाएंगी। तो 5 हमारे पास रोटेशनल सिमेट्रीज होंगी। तो इस तरीके से जो है किसी भी एन साइडेड पॉलीगॉन में जो हमारे रिफ्लेक्शन और रोटेशनल सिमेट्रीज है उनका हम लोग एक कलेक्शन बना लेते हैं, एक सेट बना लेते हैं, और इस सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं dn से। हम लिखेंगे D कैपिटल और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में हम लोग n लिखते हैं एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। तो dn में हमारे पास जितने भी एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन की सिमेट्रीज है वो सारी आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है रोटेशनल सिमेट्रीज को मेंशन करेंगे। तो हम कैसे लिखते हैं, तो जो हमारी ओरिजिनल ज्योमेट्री थी उसे हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। देन जब हमने इसको 2π/n से एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट किया था, तो हमारा पहला रोटेशनल सिमेट्री हमें मिला था, उसे हम लोग लिखेंगे r से। अब हमने देखा है कि एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन में जो है n रोटेशनल सिमेट्रीज है, तो रोटेशनल सिमेट्री हमारी हो जाएगी 1r, फिर हम रोटेट करेंगे 2π/n से, तो ये r² हो जाएगा। इस तरीके से r की पावर n-1 तक हमारे पास जो है कुल मिला के n रोटेशनल सिमेट्रीज हमें मिल जाएंगी। सिमिलरली जो हमारी रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज हैं वो क्या क्या होंगी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल ज्योमेट्री था 1, तो उसको हम लोग जो है रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसे हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल s। इसको हमने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमने रोटेशनल से बनाई थी ज्योमेट्री दूसरी वाली, इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो रोटेशनल देन रिफ्लेक्ट, देन तीसरे में रोटेशनल रिफ्लेक्ट, सो ऑन, आगे चलते रहेंगे। r टू द पावर n-1, r टू द पावर n-1 s। ये हमारा क्या बन गया, जो है कलेक्शन बन गया किसी भी एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन में जितनी सिमेट्रीज थी उनका। अब अगर हम क्या करें कि इसमें जो है कंपोजिशन पुट कर दें रिफ्लेक्शन और रोटेशनल सिमेट्री का, तो ये ग्रुप बन जाता है जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रल ग्रुप। अब इसमें एक चीज जो है मैं आपको बताते चलता हूँ, तो ये जितनी भी सिमेट्रीज हमने डिस्कस की हैं अभी तक, ये सारी की सारी जो है एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन के लिए थी। बट अगर आप क्या करें, हमारे पास जैसे कोई रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है जिसकी साइड्स जो है डिफरेंट साइज की हैं, जैसे हम लोग रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ ABCD। तो अगर आप इसकी सिमेट्रीज देखते हैं तो इसकी सिमेट्रीज क्या क्या होंगी, तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, A और C को ज्वाइन कर लीजिए एंड B और D को फ्लिप कर लीजिए, तो एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री ये हो जाएगी। सिमिलरली आप B और D को ज्वाइन कीजिए, A और C को फ्लिप कर लीजिए, तो दूसरी रिफ्लेक्शन सिमेट्री आपको मिल जाएगी। ऐसे आपने A और D के मिड पॉइंट को B और C के मिड पॉइंट से ज्वाइन करना है, और देन AB साइड को DC साइड के साथ फ्लिप कर लीजिए, तो ये आपके पास तीसरी रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी। जो लास्ट हमारी रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी वो होगी A और B के मिड पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, C और D के मिड पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, और इस लाइन के अबाउट जो है इस रेक्टेंगल को फ्लिप करेंगे, तो ये हमारी चौथी रिफ्लेक्शन सिमेट्री हमें मिल जाएंगी। तो रेक्टेंगल में भी जो है हमारे पास 4 रिफ्लेक्शन सिमेट्री हमें मिल ही रही हैं। अगर हम बात करें इसके रोटेशनल सिमेट्री की, तो देखते हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं, अगेन मैं ABCD रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूँ। और जो इसका सपोज यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है G पॉइंट। अब अगर आप क्या करते हैं, इसको 90 डिग्री रोटेट करते हैं इस रेक्टेंगल को, तो ये इस शेप में आ जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे D चले जाएगा, ये C आ जाएगा, ये A और ये B आ जाएगा। तो ये हमारा ओरिजिनल रेक्टेंगल हमें नहीं मिलता है, तो ये एक सिमेट्री नहीं है। तो 90 डिग्री जब हमने एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट किया इस रेक्टेंगल को, तो हमें कोई सिमेट्री नहीं मिली है।
नाउ अगेन हमने क्या करना है, जब हमने 90 डिग्री इसको पहली बार रोटेट कर लिया, दूसरी बार भी हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री रोटेट करते हैं इसको अगेन। तो आप देखोगे 90 डिग्री रोटेट करने के बाद हमारे पास ये वाला रेक्टेंगल हमें दोबारा से वापस मिल जाएगा। तो ए वर्टेक्स हमारे यहाँ चले जाएगा, बी यहाँ, सी यहाँ और डी यहाँ। तो दो बार जब मैंने इसको 90 डिग्री कॉन्जिक्यूटिवली रोटेट किया काउंटर क्लॉकवाइज, तब जाके हमें क्या मिला, इसकी पहली सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री हमें मिली। इसका मतलब रेक्टेंगल में जब हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल को 180 डिग्री से रोटेट करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज, तब जाके उसमें जो है रोटेशनल सिमेट्री मिलती है। अब अगेन हम क्या करेंगे, अगर इसको रोटेट करते हैं इस लास्ट रेक्टेंगल को 180 डिग्री से, तो वापस हम लोग क्या करेंगे, इस वाली ज्योमेट्री में वापस आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगल में जो है रोटेशनल सिमेट्री केवल दो ही थी। पहली जो है खुद जो रेक्टेंगल हमारा ओरिजिनल ज्योमेट्री में जो था, और दूसरा जो है 180 डिग्री रोटेट करने के पर हमें जो मिला हुआ है। तो इस तरीके से जो है, अगर हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन ना लेके डिफरेंट साइज की साइड वाले पॉलीगॉन को अगर हम लें, तो उसमें डिफरेंट काइंड के हमें रोटेशनल सिमेट्रीज मिलती हैं। नाउ अब आपने देखा होगा एक चीज जो इम्पोर्टेंट है इसमें, अगर हमारे पास आपने देखा जैसे ट्रायंगल था या पेंटागन था जिनमें नंबर ऑफ साइड्स जो है और थी, उनमें हमारे पास जो है रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज हमें कम मिल रही थी। जब हम वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन के अबाउट उस जो ट्रायंगल को या पेंटागन को फ्लिप कर रहे थे, तो हमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री मिल रही थी। तो हमारे पास जिन पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स ऑड होंगी, उनमें सिमेट्रीज हमेशा में रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज हमेशा तब मिलती हैं जब हम किसी भी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, उस लाइन के अबाउट जो है उस पॉलीगॉन को जो है फ्लिप करते हैं। और ये तो हमें पता था कि एन रोटेशनल सिमेट्रीज तो होंगी। तो कुल मिला के ये हुआ कि अगर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है, जहाँ एन हम ऑड नंबर ले रहे हैं, तो हमारे पास जो है एन रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज होंगी और एन हमारे पास रोटेशनल सिमेट्रीज होंगी। तो कुल मिला के 2n हमारे पास सिमेट्रीज हो जाएंगी। ऐसे अगर हम लोग देखें जिन जिन रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स इवन थी, जैसे हम लोगों ने स्क्वायर को देखा, उनमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज दो तरीके से आई है। एक तो वर्टेक्स टू वर्टेक्स अगर हम ज्वाइन करें, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करें, तो उस लाइन के अबाउट अगर हम फ्लिप करते हैं पॉलीगॉन को, तो हमें जो है सिमेट्री मिलती है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। और दूसरी रिफ्लेक्शन सिमेट्री हमें तब मिल रही थी जब हम लोग दो अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के अबाउट उस एन साइडेड पॉलीगॉन को फ्लिप कर रहे थे। तो जिन पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स इवन होती हैं, उसमें हमारे पास n/2 जो है रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन के अबाउट मिलती है, और n/2 रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज हमें अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के अबाउट मिलती है। तो कुल मिला के हमें n नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज जो है इस केस में भी मिलती है, और n तो रोटेशनल सिमेट्रीज हमेशा पॉसिबल ही है। तो इस केस में भी हमने एक चीज़ नोटिस की कि हमारे पास कुल मिला के 2n जो है सिमेट्रीज हमें मिलती है। तो अगर हम देखें कि जो हमने यहाँ पे dn बनाया था, डिहाइड्रल ग्रुप जिसे हम कह रहे हैं, तो इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 2n। n हमारे पास रिफ्लेक्शन वाली सिमेट्रीज होंगी और n हमारे पास रोटेशनल सिमेट्रीज होंगी। तो dn की जो कार्डिनलिटी है वो 2n होगी। तो होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस करेंगे डिहाइड्रल ग्रुप के बारे में।